Good afternoon. पिछले कहाँ तक बताया था? वो मैं बात करूँ क्वेश्चन ने कहाँ तक बता दिया था? टू ब्लॉक स्टार्ट करना चाहिए। देखिए टू ब्लॉक सिस्टम में आपके दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो अगर मैंने दो ब्लॉक सिस्टम है, ये M1 ये M2, आपने किसी एक ब्लॉक पे फोर्स प्रोवाइड किया, ठीक, और दूसरा पार्ट होता है जब हम लोग दोनों ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के आपके टू ब्लॉक के सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट पे कंसंट्रेट करना है, ये वाला पार्ट। इस पे आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ठीक है। जब हम लोग एक्स्ट्रा टाइम देंगे तब इसमें ये भी बता दूंगा, ये जेई में आता है, इसलिए उस पे हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करें, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। पहले वो चीजें हम लोग कवर अप कर लें जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एग्जाम में नहीं आए, आप देख लीजिएगा पिछले 30 साल के क्वेश्चन पेपर, कभी टू ब्लॉक सिस्टम पे दोनों पे फोर्स अप्लाई करके नहीं, ठीक है। एक ब्लॉक पे हम लोग फोर्स अप्लाई करके थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाता है और आपके न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। अब कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि टू ब्लॉक सिस्टम है, ये एक ब्लॉक है और इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक ये रखा, ठीक है। मैं नीचे वाले पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, देखिए दोनों साथ में मूव हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों साथ में मूव हो रहे हैं। अब मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, अभी भी साथ में है, ये देखिए, ठीक है। एक ऐसा फोर्स आया जब ये क्या करने लगा, इस पे से स्लाइड हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि टू ब्लॉक सिस्टम से एक फोर्स की वैल्यू ऐसी आएगी जहां पे इन दोनों के बीच में क्या होने लगेगा, रिलेटिव मोशन। अभी ब्लॉक गिर गया था ना, इसको ऊपर रखा हुआ था, मैंने ज्यादा फोर्स लगाया, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ तो ये स्लाइड कर गया, ठीक है। अब हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये मानते हुए करेंगे कि दोनों ब्लॉक क्या है, साथ में मूव कर रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये होगा, ठीक है। अब देखिए पहले मैं कॉन्सेप्ट लिखवा दे रहा हूँ स्टेप बाय, ठीक, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल करवा दो, बस इतना ही है टू ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए क्या,
मैंने कहा कि दो ब्लॉक सिस्टम है M1 और इसके बीच में भी फ्रिक्शन दिया हुआ है और इधर भी फ्रिक्शन है, ठीक। और मैंने किसी एक ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई की, मैंने कहा कि लोअर वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर किसी भी बॉडी को मूव करना है तो मूव करने के लिए मेरे को फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये दोनों तो साथ में मूव कर रहे हैं ना। अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि इसको ऊपर मैंने ब्लॉक को रखा, तो अभी देखिए दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक को देखूं तो इसको मूव करने के लिए कोई ना फिर फोर्स लग रहा होगा जो इसको मूव करवा रहा होगा, नहीं तो अदरवाइज तो ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर सकता, ठीक। इन दोनों के बीच में क्या एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसको मूव कौन करवाएगा, हम लोग सिर्फ कॉमन सेंस लगा रहे हैं, ठीक है। इसको मूव करवाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन, जो इसको मूव करवा सकता है, ठीक। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है क्या, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं ना, ये ऐसे हैं, ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या है, जीरो। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपका, जीरो से लेके मैक्सिमम तक वेरी करता है, ठीक। तो मैंने सिर्फ, हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम में उस ब्लॉक की एनालिसिस करेंगे जिसपे आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया, मैंने किस पे अप्लाई नहीं किया है, M1 वाले पे। तो M1 वाले को कौन मूव करवाना होगा, फ्रिक्शन, आंख बंद करके कह दिया फ्रिक्शन मूव करवाएगा इसको, तो ठीक है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा था इसलिए राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक। फ्रिक्शन तो आपका जीरो से लेके मैक्सिमम तक वेरी करता है, लेकिन यहाँ पे मैं कौन सा फ्रिक्शन लूंगा, म्यू इनटू एन, मतलब कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ले रहा, ठीक। अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो इसका जो एक्सीलरेशन आएगा वो भी क्या आएगा, मैक्सिमम, है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर फोर्स की वैल्यू ही मैक्सिमम है तो इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां से अगर हम लोग निकालें a max निकाल सकते हैं, a max is equal to mu into n divided by mass, force is equal to mass into acceleration, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, जिसका मास m1, क्लियर है। अब मैंने क्या माना था कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक। और इसको कौन मूव करवा रहा है, फ्रिक्शन, और कौन सा फ्रिक्शन मूव करवा रहा है, मैक्सिमम, ठीक है। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन मूव करवा रहा है तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके एवरीडी को देखें, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं ना, अगर दोनों साथ में मूव करेंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। इस पे फोर्स कितना है, h, ठीक। दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, मैक्सिमम, ठीक है। इधर नीचे ग्राउंड तो फ्रिक्शन लगा ही रहा होगा ना, ग्राउंड मैंने कहा कि Fg लगा रहा है, ग्राउंड के द्वारा फ्रिक्शन, ठीक है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना है, F माइनस Fg, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होगा, ठीक। यहां से जो मेरे को F की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम ना, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या लिया मैंने, मैक्सिमम, तो मेरे को एफ मैक्स मिल जाएगा। एफ मैक्स कितना मिल गया, m1 प्लस m2 इंटू ए मैक्स प्लस एफ। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए अभी जैसे एग्जांपल लिया था मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों साथ में फोर्स लगा रहा हूँ, अभी साथ में और ज्यादा लगाया, स्लाइडिंग हो रही है ना, मतलब कि एक जो अप्लाइड फोर्स है, इस मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स के ऊपर जाऊंगा तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम फोर्स वही है कि अगर इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन, ठीक है। यहाँ तक पहले लिखिए जो जो स्टेप्स बताए हैं। तो बेटा वो तो हम लग रहा है पीछे, लेकिन सिस्टम है ना, सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है।
सर रमा बोल रही है एंटर करना। एक्सप्लेन करके लिखेगा ऐसा क्यों कर रहा है, मेन वही है। मैं कोई फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने देखा होंगे कई जगह नीट वाले डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा देते हैं कि M1 M2 ब्लॉक है, ये फॉर्मूला लगाइएगा तो ये आएगा, ये फॉर्मूला लगाइएगा तो ये आएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी तक हमने आया कि दोनों ब्लॉक साथ में कब तक मूव करेंगे, जब तक अप्लाइड फोर्स की वैल्यू Fmax या उससे छोटी होगी तब तक दोनों साथ में रहेंगे। अगर Fmax से एक्सीड हो गया अप्लाइड फोर्स तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेटिव मोशन। बस क्वेश्चन खत्म। अभी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेम और इसका दोनों ब्लॉक साथ में मूव कब तक करेंगे, जब तक अप्लाइड फोर्स Fmax या उससे कम होगा तब तक। अगर अप्लाइड फोर्स Fmax से ज्यादा हो गया तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा और दोनों अलग अलग मूव करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या 12 न्यूटन फोर्स क्या? मैक्सिमम फोर्स 12 न्यूटन होगा जो दोनों लोग साथ में। अच्छा, मैक्सिमम निकाला। 12 तो नहीं आना चाहिए, उससे ज्यादा ही है। चलिए, वो मेरे को निकालना नहीं था, वो सब नहीं निकालना। चलिए, मैं देखिए एक सिंगल क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें आपको मैं सभी चीज एनालिसिस करवा दूंगा। कब तक ये रेस्ट पे रहेगा, कब तक दोनों साथ में मूव करेंगे और कब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि अगर दोनों को साथ में मूव करना है तो सबसे पहले जैसे अगर आपको म्यू दिया है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रिक्शन निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे निकाल के रख लीजिए साइड में। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो यहाँ पे Fx max कितना होगा ऊपर वाले केस में, म्यू इंटू एन 0.5 और एन कितना है 20, 10 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ के लिए अगर मैं Fx max निकालूं तो Fx max कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एन 0.3 इंटू 60। मैंने यहाँ पे सिंगल म्यू लिखा है, इसका मतलब Fx max इज इक्वल टू Fk है, ये Fk के भी इक्वल है। अदरवाइज क्वेश्चन में म्यू है तो म्यू के अलग अलग दिया रहेगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब सबसे पहले ये बताइए कि ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक एट रेस्ट पोजीशन। मैं अगर ध्यान से देखूं
तो मेरे को ये चीज नजर आ रही है, ये 6 kg का ब्लॉक है, 4 + 2, ठीक है। मैंने फोर्स अप्लाई किया है राइट डायरेक्शन में। ग्राउंड कितना फ्रिक्शन लगा रहा है, मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 18, ठीक है। अब ये बताइए, ये सिस्टम आपको नजर आ रहा है, ये मूव कब करेगा, जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 18 से ज्यादा होगी, ठीक है, तभी ये मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करने वाला। तो पहला केस क्या आ गया, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 से लेके 18 तक है तो ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट पर, ठीक है। तो ये पहला पार्ट होगा। माइक म्यूट कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि कब तक आपका सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट, बॉडी मूव कर रही है और हम लोग क्या मान रहे हैं, बोथ आर मूविंग टुगेदर, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो आपके पास ये था 2 kg और ये 4 kg, ये F, यहाँ पे F मैक्स कितना आ रहा था, 10 न्यूटन, और इस वाले में F मैक्स कितना था, 18 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए, दोनों ब्लॉक अगर आपके साथ में मूव कर रहे हैं तो मैं कौन से ब्लॉक की एनालिसिस करूंगा जिसपे आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, मतलब कि 2 kg, तो 2 kg को कौन मूव करवा रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने कहा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको मूव करवा रहा है। अगर मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या आएगा, मैक्सिमम। तो Amax की वैल्यू क्या आ गई, 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, फोर्स डिवाइडेड बाय मास 10/2, ठीक है। दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक। मैंने कहा कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 6 kg। ये F, फ्रिक्शन कितना लग रहा है जो ग्राउंड लगा है, 18। अब तो F के लगेगा ना, क्योंकि मूव कर रहा है बॉडी, ठीक है। तो F के यहाँ पे 18 के इक्वल ही है। मैंने कहा कि कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं दोनों, Amax, और ये वैल्यू कितनी है, 5। दोनों साथ में मूव कर सकते हैं मैक्सिमम इतने एक्सेलरेशन तक, इससे ज्यादा दोनों का एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, ठीक। तो अगर ये मैक्सिमम है तो F - 18 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 30। तो यहां से F मैक्स की वैल्यू क्या, 48 न्यूटन। मतलब कि मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए जब तक दोनों साथ में रहेंगे, 48 न्यूटन। अगर इससे ज्यादा फोर्स प्रोवाइड किया तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेटिव मोशन, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए। तो यहां से मेरे को फोर्स का रेंज पता चल गया, 18 से ज्यादा होना चाहिए और 48 से कम या उसके बराबर तक होना चाहिए। नोट कर लिया यहां तक। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक, मैंने कहा कि 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, 48 से कम है, ठीक है। तो मतलब कि दोनों क्या होंगे, साथ में मूव करेंगे। तो मैं जनरलाइज केस कर लेता हूँ कि मैंने फोर्स कितना प्रोवाइड किया है, F, ये 6 kg, और नीचे पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना है, 18। दोनों साथ में मूव कर रहे हैं विद एक्सेलरेशन 8,
एक वही केस है, उसी केस का आगे लिख रहा हूँ। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, एक्सीलरेशन आ गया। दोनों के बीच में फ्रिक्शन, अगर मैं 2 kg ब्लॉक को देखूं तो 2 kg ब्लॉक को कौन मूव करवा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। दोनों साथ में मूव करे तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी तो ए होगा, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा आपको, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में कह दिया कि अप्लाइड फोर्स कितना है, 40 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने एफ मैक्स निकाला, एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 48 न्यूटन। लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन डेटा था वो कितना था, 40। तो 48 से कम है ना, मतलब कि दोनों साथ में मूव करेंगे। अगर साथ में मूव करेंगे लेकिन एक्सीलरेशन कुछ और होगा, ठीक है, वो तो ए मैक्स निकाला था कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे मेरे को फ्रिक्शन भी अलग होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ठीक है ना, उसकी वैल्यू म्यू इनटू एन नहीं होगी, वो तो 0 से लेके म्यू इनटू एन तक वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू लिया, ये केस 2 ही है। ये केस 2 को ही लिखा है मैंने। क्लियर यहाँ तक, चलिए केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड, F is greater than F max। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू F max से ज्यादा है, मैंने कहा दिया 50 न्यूटन, 48 से ज्यादा है ना, अब दोनों क्या करेंगे, अलग अलग रिलेटिव मोशन आ जाएगा, बोथ मूव सेपरेटली, दोनों अलग अलग मूव करेंगे। तो अगर मैं 2 kg वाले को देखूं तो 2 kg को अब कौन मूव करवा रहा होगा, 2 kg को कौन मूव करवाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो इसको कौन मूव करवाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका एक्सीलरेशन a1 निकाल सकता हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, 18, सॉरी 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 10, एफ के आपका ये था ना 10 के न्यूटन, तो a1 कितना आ गया, 10 बटे, मतलब कि 2 kg वाला कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं 4 kg पे आता हूँ, दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, इसलिए मैं दोनों को सिस्टम नहीं मानूंगा। ठीक है, जब दोनों साथ में मूव करे थे तब तक वो दोनों सिस्टम थे, आ रहा समझ में। ठीक, आगे मैं 4 kg वाले पे देखूं तो 4 kg पे तो आपने F फोर्स अप्लाई किया है, ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन कितना लगा रहा है, 18। 2 kg पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तो 4 kg पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, कितना लग रहा है, 10। तो इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a2, तो a2 विल बी इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना है, F माइनस 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाई मास, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आ गया। इसमें आगे की तरफ 10 लग रहा था, तो ये भी इसको ऊपर पीछे लगाए, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। 2 kg पे F के आगे लग रहा था, तो 4 kg पे F के पीछे की तरफ लगे। क्लियर है यहाँ तक, एक क्वेश्चन दे दूं क्या करने के लिए अभी, एक क्वेश्चन बस करके लिखिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्या हो जाएगा।
Find acceleration and friction between them. Find acceleration of each block and friction between them. टू ब्रेकिंग पे E6 है ना? दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं। ये तो पहले देखना पड़ेगा ना, एफमैक्स निकालिए सबसे पहले। कॉन्सेप्ट ये है कि दो ब्लॉक सिस्टम है तो हमेशा सबसे पहले उस ब्लॉक की एनालिसिस करेंगे जिस पे आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है। अगर दोनों को साथ में मूव करना है तो दूसरे वाले ब्लॉक को कौन मूव करवाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो उसके हिसाब से एक्सीलरेशन निकालेंगे, उस एक्सीलरेशन के हिसाब से एफ मैक्स निकालेंगे। अगर एफ मैक्स की वैल्यू 50 न्यूटन से ज्यादा है इसका मतलब दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे। अगर एफ मैक्स की वैल्यू मान लीजिए 40 न्यूटन आ गई तो उससे ज्यादा फोर्स प्रोवाइड कर दिया ना आपने, तो मतलब कि दोनों क्या करेंगे? अलग अलग मूव करेंगे, और अलग अलग मूव करेंगे तो दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक। पहले वाला फैमिली के परसेंट मतलब कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है क्या? एफ मैक्स कितना आ रहा है? हाँ, तो अलग अलग में साथ में मूव करेंगे। यहाँ पे एफ मैक्स निकाली कितना आ जाएगा? 0.6 into 20 12 न्यूटन, और एफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 न्यूटन। 0.5 into 20, और यहाँ पे एफ एक्स मैक्स कितना आ जाएगा? 0.3 into 70 21 न्यूटन, और एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2 into 70 दैट मींस 14 न्यूटन। ये सबसे पहले स्टेप में करके देखिए। उसके बाद 2 kg को कौन मूव करवा रहा होगा? मैंने तो यही माना कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, जिसको कौन मूव करवा रहा होगा? 12 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो ए मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/2 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया। अब दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये 7 kg हो गया, और इधर एफ अप्लाई किया, नीचे की तरफ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? 14 की 21? 21 सॉरी 14 काइनेटिक फ्रिक्शन 14 मूव कर रहा है ना। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है? 50। अगर बॉडी को मूव करना है तो 50 की वैल्यू मतलब किससे बड़ी होनी चाहिए? स्टैटिक से। स्टैटिक से बड़ी है ना,
लेकिन मूव करेगा, और जैसे मूव करने लगेगा तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? 14। और ये कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एफ मैक्स एफ माइनस 14 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 42। तो यहाँ से एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 56 न्यूटन। इसका मतलब मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स कितना हो सकता है जब तक बॉडी दोनों साथ में रहेंगी? 56. जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा तो आपका 50 दिया हुआ है, वो तो 56 से छोटा है। इसका मतलब दोनों बॉडी क्या कर रही होंगी? साथ में मूव कर रही हूँ. यहाँ तक नोट कीजिए। बराबर आया? क्लियर है? तो दोनों साथ में मूव करेंगे, बोथ आर मूविंग टुगेदर। Since F max is less than कितना था? Sorry, F max is greater than applied force. Applied force. इसका मतलब दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे। Therefore, both blocks are moving together. दोनों साथ में मूव करेंगे तो 7 kg है। कितना फोर्स अप्लाई किया है आपने? 50 न्यूटन का। पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है 14 का, तो एक्सीलरेशन A will be equal to net force 50 minus 14, 36 divided by 7 मीटर पर सेकंड। ये होगा ना? तो मेरे को तो फ्रिक्शन भी निकालना है दोनों ब्लॉक के बीच में। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन इसको मूव करवा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसका एक्सीलरेशन कितना है? 36 by 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कितना न्यूटन लगेगा दोनों के बीच में फ्रिक्शन? बस 2 ब्लॉक में इतना काफी है। एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, और यही कॉन्सेप्ट है हमेशा 2 ब्लॉक सिस्टम में। उस ब्लॉक के एनालिसिस करेंगे जिस पे आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद हम लोग ए मैक्स निकालेंगे और ए मैक्स के करस्पॉन्डिंग एफ मैक्स निकालेंगे। अगर एफ मैक्स की वैल्यू गिवन डेटा से ज्यादा है, इसका मतलब दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे। अगर एफ मैक्स की वैल्यू गिवन डेटा से कम है, इसका मतलब दोनों अलग अलग मूव करेंगे। दोनों अलग अलग मूव करेंगे तो दोनों का एफबीडी अलग अलग ड्रॉ कीजिए। अब उन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। बस अब पूछिए डाउट। आपका एनएलएम कंप्लीट हो गया, जो फ्रिक्शन वाला पार्ट था। डाउट्स हैं? Yes sir है. सर पहले कौन सी शीट करवा रहे हैं आप? जो पहले तीनों सेक्शन वाली शीट है, सेक्शन ए बी सी। पहले उसको सर बीसीएस, उसके बाद डीटीपी। सर बोलिए। सर कल वाले क्वेश्चन में ना मुझे ये समझ में नहीं आया कि यू फाइनल से यू इनिशियल माइनस क्यों किया है? कौन सा क्वेश्चन था? सर वो 2 ब्लॉक थे मूव कर रहे थे, 2 पहले 2 पर था, फिर 3 मीटर पर था। अच्छा, वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला। हाँ तो हमें वर्क डन बाय एक्सटेंशन, यही क्वेश्चन है कि दो। हाँ सर यही है। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है आपका? कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? फाइंड वर्क डन टू मूव द ब्लॉक फ्रॉम 2 to 3। इसका मतलब मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा ना, तो मेरे द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो लिखवाया था। अब आया समझ में? यस सर। हाँ,
पूछे पूछे जल्दी से डाउट्स पूछिए। सर सेक्शन बी का थर्ड। सेक्शन डी है किसी के पास? दिखाइए। तीन शीट दी होंगी ना, ये वाले नहीं। एक साथ ही तो देखना डीपीपी के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन है, जगह से रोटेट कर रहे हैं, दोनों की लेंथ L है, यहाँ पे मास M है। क्या हुआ? थर्ड सेक्शन ए का थर्ड, बी का सेक्शन बी का थर्ड। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा टेंशन if rod is rotating with angular velocity then ये आपका एक सिस्टम है जिसको आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर ये रोटेट हो रहा है तो इसका मैं एलबीडी बनाऊं तो एलबीडी देखिए बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कल बताया था नहीं, तो पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो बाहर की तरफ क्या लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इधर टेंशन T2 है, इधर टेंशन T1 है, ये मान लीजिए एंगल आपका थीटा है, ठीक, दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो इसका टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ऊपर कितना हो जाएगा T1 cos थीटा, नीचे से एक mg भी लग रहा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों की लेंथ L है। तो यहाँ पे एक नीचे mg लगेगा, इधर T2, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, इसका कंपोनेंट देखा जाएगा T2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा T2 sin थीटा, और एक इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा T1 sin थीटा। इतनी चीजें समझ में आ रही है, सिर्फ एबिलिटी बनाया और कुछ नहीं। अगर ये बैलेंस कंडीशन, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कौन सा टेंशन ज्यादा होना चाहिए, एबिलिटी पे ध्यान से देखें, कौन सा टेंशन ज्यादा होना चाहिए? T1। T1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूं T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos थीटा प्लस mg, इसी रिलेशन से मेरे को पता चल गया कि T1 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इधर mg का कंपोनेंट ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है आपकी? T1 की। बस यही ऑप्शन है कि वैल्यू निकालनी है? नहीं सर, हो गया, बस यही है। बस, और उसके बाद तो इसके एलबीडी में वैल्यू पुट कर दीजिए, T1 cos थीटा ये हो गया और अंदर वाला इसके भी इक्वल हो गया, बस खत्म। और R की वैल्यू कितनी है? L sin थीटा। L sin theta। और सेक्शन बी 8 a particle describes a horizontal circle of the radius r on the smooth surface of an inverted cone as shown. The height of the plane of the circle above the vertex is h. The speed of the particle should be. देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक ऐसा कोन है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, मान लीजिए स्मॉल मास है, ये रोटेट हो रहा है, कोन को रोटेट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं?
ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, ये क्या होना चाहिए आपका विथ रिस्पेक्ट टू कोन, ये क्या होगा रेस्ट के पोजीशन पे ना। कैसे भी कॉलेज में कोन है, कटोरी देखिए, कटोरी में एक रख लीजिए मास को, अब मैं कटोरी को ऐसे रिवॉल्व करूं, ठीक है, अगर कटोरी रिवॉल्व होगी तो ये मास होगा कहीं ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन करवाया था शायद, एक बाउल में एक मास को लिया था, मैंने कहा था ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, वही क्वेश्चन है ये। मैंने इसको बस एक कोन बना दिया और कुछ नहीं है। ये मान लीजिए ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ओमेगा से रोटेट होगा तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? नहीं वो तो हाँ उस वाले केस। अब ये आपको स्मॉल अंदर की तरफ क्या कौन बैलेंस कर रहा होगा? नॉर्मल का कंपोनेंट, नॉर्मल तो ऐसे लगेगा ना, ये मान लीजिए थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा थीटा, ठीक है। तो इसका नॉर्मल का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा tan sin थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आएगा n cos थीटा, और नीचे क्या होगा mg, तो n cos थीटा mg के इक्वल और mr ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है n sin थीटा। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है ये आपको दिया हुआ है h, और ये रेडियस आपको स्मॉल r दिया हुआ है, ये गिवन है डेटा, स्मॉल r भी गिवन है आपको और ये हाइट भी गिवन है, मेरे को निकालना क्या है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा निकालिए, ओमेगा आ जाएगा तो v निकाल सकता ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा, जल्दी जल्दी से निकालिए ओमेगा, निकालिए 1 मिनट में। क्या चल कहते हैं फ्राइडे को फ्री रहता हूँ डाउट, अभी तो फ्राइडे को चलेगी पहले वाले में करी अच्छा सुबह 7 बजे जाएंगे कह रहे थे कितना कर लिया है, मैंने जवाब देते बस मैं बताऊंगा ज्यादा वो चल रही है बताऊंगा ऐसे नहीं लगेगा तो मैंने कहा मुझे निकालना है मम्मी कह रही मैंने तेरी थोड़ी सी पढ़ाई कर दी, मैंने चलो कोई बात नहीं कौन सी मम्मी मुझे अपनी टेंशन हो रही दूसरे की मम्मी देखती कब बात हुई बात करी ना वो बाहर से लेके वो हाँ बाहर से मिले थे किसी ने बात करी थी, मैं नंबर बढ़वा रही थी, वो सीधे फोन कर सर बायोलॉजी पे आओ जरा यहाँ पे आओ इंटरेक्शन करेंगे, मैंने कहा बहुत मैंने सब कर लो इंटरेक्शन वगैरह पिटवा दूंगी
मेहनत सेल्फ स्टडी कर तभी तक अपना हम कितना कर केमिस्ट्री वाला मान के तुम पढ़ाते ही नहीं अच्छा दिमाग खराब है शायद तुमको कान पड़ेगा सीधी है कितना तुम ना तुम बोले मत तुम चुप रहो आज का तो पता है ना बाद में हार्ट अटैक देना अभी से एकदम से तो मर जाएंगे हमारे पापा लगता है यार अरे इनके कंपनी शूट किया ना यही आ रहा है
पढ़ा ही मत चला यार तभी यार ठीक है what do you think? मैं उसी को बोलूंगी सॉल्व करना फिर ओमेगा आ रहा है अंडर रूट जीएच हाँ तो स्पीड निकल जाएगी ना। अच्छा और नेक्स्ट 33. इसी में सेक्शन बी का ही Yes, sir. हिंट दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है 33। न्यू कांस्टेंट है कुछ टाइम तक 2 सेकंड तक, उसके बाद म्यू की वैल्यू डिक्रीज होने लगी। The block is projected with the speed 20 meter per second on a rough horizontal surface. Initial speed block की दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। ये मान लीजिए एक ब्लॉक है और इसकी इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और ये रफ सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। The speed of body at end of the 4 second will be 4 सेकंड के बाद, ये 4 सेकंड सब प्रोजेक्टेड का मतलब जस्ट इसको स्लाइड करना हुआ टेबल के ऊपर। इसको मैंने ऐसे थ्रो कर दिया, एक बॉडी रखी थी इसको मैंने ऐसे पुश कर दिया, इसकी इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। कैसे करेंगे? अच्छा ये देखिए 0 से लेके 2 सेकंड तक म्यू कांस्टेंट है ना, ठीक है। म्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब 0 से लेके 2 सेकंड तक फ्रिक्शन कांस्टेंट है। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब कि 0.5 इनटू मास दिया हुआ है क्या? नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट, ठीक। ये फ्रिक्शन इसको क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। फ्रिक्शन कांस्टेंट है ना, ठीक है। फ्रिक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है F, ठीक। और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है म्यू इनटू एन का मतलब क्या हुआ? 0.5 mg, ये हुआ ना फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 mg। ये इसको रिटार्ड करेगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? 0.5 mg डिवाइडेड बाय मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉडी रिटार्ड होगी। तो आप निकाल सकते हैं कि 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? t इज इक्वल टू 2 सेकंड, p इज इक्वल टू u प्लस 80। u कितना दिया हुआ? 20। एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में 5 into 2, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। आगे सुनने कि 2 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी है? मैंने कहा कि इसकी स्पीड है आपकी 10 मीटर पर सेकंड। अब इसके आगे देखें, इसके आगे क्या है? म्यू की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब मैं कैसे करूं? सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या? अगर f इज इक्वल टू लिखूं तो f इज इक्वल टू क्या है? म्यू एन, मतलब कि म्यू mg, इसका मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू म्यू जी, यही है ना, ठीक। और एक्सीलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? dv ओवर dt इज इक्वल टू म्यू जी। तो dv इज इक्वल टू म्यू जी dt, ठीक है। अब कैसे करूं? म्यू और t के बीच में ग्राफ दिया हुआ है,
ये है ना, ऐसा ग्राफ है, 2 सेकंड पे यहाँ पे है, 4 सेकंड पे यहाँ पे है, और म्यू की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0.5 है, फाइनली इसकी वैल्यू 0.3 होगी। इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं मैं? यस सर। क्या होता है जनरल इक्वेशन? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। लिख सकते हैं सभी लोग? ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 4,3 और ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2,5। तो x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, इसमें पुट कीजिए और यहां से मेरे को म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी उसी इक्वेशन से। ठीक है, ई के टर्म में पुट कीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए आंसर। नहीं आया? अरे कीजिए तो, निकालिए तो, ये तो निकालिए। ये क्या है? y कौन सी एक्सिस है? म्यू, और x क्या है? t। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू माइनस y1 कितना है? 0.5, और x माइनस x1, x क्या है? t माइनस x1 2, y2 माइनस y1 0.3 माइनस 0.5 माइनस 0.2, x2 माइनस x1 4 माइनस 2। जरा सॉल्व करके देखिए म्यू और t के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। सर म्यू प्लस 0.1 t इज इक्वल्स टू 0.7। सही से सॉल्व किया ना? हाँ सर। म्यू इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.1 t इज इक्वल्स टू 0.7। हाँ, तो देखिए म्यू इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.1 t। आप लोग तो सब कुछ खुद से सॉल्व कीजिएगा, इस पे भरोसा मत कीजिएगा। आप लोग करके देखिए यही वैल्यू आ रही है कि नहीं। यही आ रही है? टाइम लगेगा। प्लस का निकला है 0.7 Yes, sir. प्लस 0.20। अच्छा, ये प्लस आएगा यहाँ पे। तो म्यू इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.1, ये वाली यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? 10। मेरे को तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे निकालना है पार्टिकल की वेलोसिटी v1, और म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, आ जाएगा। करिए जैसा माइनस 10, म्यू की वैल्यू में लिखी 7 प्लस t dt 2 से 4, तो 7t 4 माइनस 2 14, t स्क्वायर बाय 2 16 माइनस 4 12, 12/2 6। तो v इज इक्वल टू आ रहा है, ये तो इंक्रीज हो रहा है। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये गलत आ रही है इक्वेशन, ये तो देख के पता चले ये तो नेगेटिव स्लोप है, इधर तो पॉजिटिव स्लोप कर दिया आपने। तो सर वो माइनस आएगा ना, अरे ये लोग बोल रहे पहले ही कह रहे थे हम। मैंने पहले माइनस ही बोला था, फिर किसी ने बोला प्लस। नेगेटिव स्लोप है। आप लोग कितना टाइम लग रहा है?
18 आ रहा है। कैलकुलेशन गलत हो रही है, अब देखिए कहाँ पे कैलकुलेशन गलत है। 10 से तो कम ही आएगा, फ्रिक्शन लगेगा, रिटार्ड करेगा बॉडी को। सर ये 0.7 माइनस 0.1t को आपने 7 माइनस t कैसे लिखा? जी से मल्टीप्लाई करो ना, जी की वैल्यू 10 है। अच्छा अच्छा ओके। इसको ट्राई कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ये कैलकुलेशन से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पूछिए जल्दी से। इसमें ऑप्शन तो है सर 34। कॉन्सेप्ट यही है क्वेश्चन का, बस एक बार इंटीग्रेशन सही से कीजिएगा और आंसर 10 से कम ही आएगा, उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। An object is starts from base in desert. If F naught is the initial value of the pose in the positive, then the position of the object will again comes to rest. देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे था और इस पे ग्राफ दिया हुआ आपको एफ का, इनिशियल फोर्स लगाया आपने माइनस एफ नॉट, ये एंगल अल्फा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे था, उस पे आपने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करूंगा तो मान लीजिए एफ और एक्स के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, आपसे पूछा किस पोजीशन पे ये वापस रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब कि इनिशियल पोजीशन पे। लॉजिक देखिए, माइनस एफ नॉट मतलब कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। अरे ऐसे किया आपने, स्ट्रेट लाइन मोशन को याद कीजिए कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, आगे से टर्न बैक लेके वापस आएगा ना, तो सेम पोजीशन पे आ गया ना। वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, कि बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है और फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये घुमा के वापस उसी पोजीशन पे लेकर आएगा ना। तो यही पूछा है कि वापस किस पोजीशन पे ये दोबारा क्या हो जाएगा, रेस्ट पे, मतलब कि 0 पे आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सिंपल मैथ्स लगाना और कुछ नहीं। If F naught is the initial value of the force, then the position of the object where it again comes to rest. सर जहाँ पे टर्न लिया है वहां पे वो वाली वैल्यू देखेंगे ना? मतलब कि मैम जैसे ये पूछ रहा है कि किस पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी दोबारा 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, और वापस फिर से 0 हो जा रहा है। मैं ग्राफ से कैसे समझू, ग्राफ पे ध्यान दीजिए, fx ग्राफ है, आपने वर्क पावर एनर्जी भी थोड़ा पढ़ रखा है। एनएलएम का क्वेश्चन तो कोई जरूरी नहीं कि उसी कॉन्सेप्ट से करें। अच्छा ये बताइए, एफएक्स ग्राफ के बीच में एरिया क्या देता है, वर्क डन। ये वर्क डन क्या है, नेगेटिव, और ये वाला वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। सिंपल कॉमन सेंस, हम लोग एनर्जी को कंजर्व्ड मान रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर एक ब्लॉक को मूव करने के लिए मेरे को 10 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उसी ब्लॉक को रेस्ट पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 10 जूल, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो मैंने कहा कि ये वर्क डन नेगेटिव है, ये वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ था ना, तो वापस रेस्ट पे पहुंचना है। इसका मतलब दोनों के एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है, क्योंकि दोनों वर्क डन इक्वल होने चाहिए आपके। तो एरिया निकाल लीजिए, इसको मान लीजिए ये आपका x1 है, ये मान लीजिए x2 है, ठीक है।
निकालिए एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ ये हाइट होगी आपकी f0 और बेस कितना हो गया x1 इज इक्वल टू हाफ, ये हाइट नहीं पता इसको f मान लीजिए, यहाँ से हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, f0 x1 इज इक्वल टू f इनटू x2, ठीक है। x1 x2 के बीच में कैसे रिलेशन पता चलेगा, यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो tan अल्फा पहले वाले केस में कितना रहा है, इस वाले ट्रायंगल में tan अल्फा इज इक्वल टू f0 अपॉन x1, और इस वाले में कितना आ रहा है f अपॉन x2, पुट कीजिए अब तो आ सकता है। मेरे को पोजीशन पूछा है, इसका मतलब ये पॉइंट पूछना है, ये पॉइंट कितना होगा x1 प्लस x, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन, दो अननोन और f को एलिमिनेट करना है, आंसर आ जाएगा। कीजिए फटाफट कीजिए, थोड़ी सी मैथ्स लगाइए और कुछ वहां से x1 की वैल्यू आ रही है f0 अपॉन tan अल्फा, x1 की वैल्यू यहाँ से x2 कितना हो जाएगा f0 डिवाइडेड बाई f इनटू x1, तो ये x2 की वैल्यू आ गई और ये x1 की वैल्यू, दोनों को ऐड करते हैं तो एक f है, f को कैसे एलिमिनेट करें, f को एलिमिनेट करके आंसर लिखना है आपको। सर x2 tan थीटा लिख सकते हैं। x2 tan थीटा, फिर से x2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यस सर। वो तो फिर से वहीं पे वापस आ जाएगी। आ गया कैसे में एलिमिनेट किया है, सर यहाँ से tan अल्फा निकाल के x2 की वैल्यू निकाल दी f अपॉन tan अल्फा, आता है x2 की वैल्यू f0 f की वैल्यू वहां पर कर दी मैंने, तो x2 स्क्वायर अपॉन tan अल्फा हो जाएगा। अच्छा वो इसका आ गया आप लोगों का, और
37 में हो तो गया बट आंसर नहीं आ रहा, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए एक ब्लॉक है, इसको स्ट्रिंग से जोड़ो, ये 10 kg दिया हुआ है, 10 kg, और म्यू की वैल्यू दी हुई है आपको 0.7। अब देखिए इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा, ये वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, तो 10 into 10 into 1/2, 50 न्यूटन, ठीक है। अब म्यू इंटू एन, अगर मैं म्यू इंटू एन देखूं तो 0.7, एन की वैल्यू mg cos 30, ये आएगा 35√3, 35√3 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी, अप्रॉक्स वैल्यू निकाली 54 समथिंग, √3 में दे रखा है 1.732, अगर अप्रॉक्स निकालें तो 59.59। सर इसका आंसर 0 दे रखा है सर। हाँ 0 ही होगा, वही बता रहा हूँ। जब भी एक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का, ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन कब आएगा, इसको लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट को। अगर ऐसा कोई भी सिस्टम है जहां पे स्ट्रिंग के साथ जो ब्लॉक लगा हुआ है अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है, स्ट्रिंग तो रुका हुआ है ना, इसको रोक के रखा हुआ है स्ट्रिंग ने, ठीक है। तो स्ट्रिंग में टेंशन कब डेवलप होगा, जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन को एक्सीड करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ही लेते हैं, इसको हटा दीजिए। मैंने कहा कि एक स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक है। यहाँ पे मैंने कहा कि अप्लाइड फोर्स कितना है, 50 न्यूटन। मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा है, Fx max 58 न्यूटन, ठीक है। मान लीजिए 58 न्यूटन आ रहा है, तो 50 न्यूटन लगाया, ये मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 58, लेकिन ये तो रेस्ट पे है ना, तो ये कितना लगाएगा, 50। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है जब तक वो ब्लॉक आपका रेस्ट पोजीशन पे, तो ये Fx कितना लगा रहा होगा, 50, क्योंकि रेस्ट पे है ये, ठीक। रेस्ट पे है तो 50 को कौन बैलेंस कर देगा, फ्रिक्शन, तो टेंशन कितना होगा, 0। लेकिन अगर एक और केस ले लूं, मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया 70 न्यूटन, ये Fx मैक्स मान लीजिए ये वैल्यू है 60 न्यूटन, ठीक है। तो मैंने 70 लगाया और इसने कितना लगा दिया, मैक्सिमम 60, लेकिन इसको रेस्ट पे रहना है तो इसको कितना और चाहिए, 10। 70 को बैलेंस करना है ना, तो 10 कौन प्रोवाइड कर देगा, आगे समझ में। जब Fx मैक्स को अप्लाइड फोर्स एक्सीड करेगा, अप्लाइड फोर्स जब तक Fx मैक्स से ज्यादा नहीं होगा, टेंशन की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। सर सेक्शन सी का 10th। अच्छा ठीक है, इसके डाउट सेशन हम लोग कल एनएलएम के ही रखने, डाउट सेशन रेगुलर क्लास में, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है, क्योंकि अभी एक और मेरी क्लास है। ओके सर। कल डाउट सेशन है, अगर डाउट सेशन के नाम पे अगर आप लोगों की स्ट्रेंथ कम हुई तो नया चैप्टर पढ़ा दूंगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा अलग टाइप सर टेस्ट का टाइमिंग क्या है कल, 2 से 5।
ओके सर।